नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप जानते हैं कि आज महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर तमाम तरह की अटकलों का दौर सुबह से ही चल रहा था कि जो महाराष्ट्र के स्पीकर हैं विधानसभा के, वह कैसा फैसला दे सकते हैं, किसके पक्ष में फैसला दे सकते हैं, उद्धव ठाकरे गुट के संदर्भ में फैसला दे सकते हैं पक्ष में, या शिंदे गुट के समर्थन में उनका फैसला आएगा। और इन सब अटकलों का पटाक्षेप हुआ शाम को, जब महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर जी ने अपने विधानसभा के अंदर उन्होंने अपना फैसला सुनाया। और जो डिस्क कलेक्शन की बात जो उद्धव ठाकरे गुट के द्वारा की गई थी, जो माँग की गई थी शिंदे गुट के विधायकों का डिस्क कलेक्शन हो, उसको उन्होंने मानने से मना कर दिया, रद्द कर दिया उन्होंने अपने फैसले के द्वारा। और साथ ही उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही कि जो शिवसेना का जो संविधान है, उन्होंने 2018 का मानने से मना कर दिया। कहा कि जो इलेक्शन कमीशन के पास है, उसके अनुरूप आधार पर उन्होंने अपनी बातें कहीं। और ये एक नई चर्चा और नई बहस को जन्म दे दिया कि अगर 2018 में जो अमेंडमेंट की बात शिवसेना उद्धव ठाकरे के द्वारा की गई थी, अगर वह मान्य नहीं है तो उनके द्वारा जैसे प्रियंका चतुर्वेदी जो सांसद हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की, उन्होंने कहा कि अगर वो मान्य नहीं है उद्धव ठाकरे, तो उनके साइन से सांसद या विधायकों के फॉर्म भरे गए हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि के फॉर्म भरे गए हैं, तो उनको किस तरह से अवैधानिक कहा जा सकता है। तो इस तरह की तमाम तरह की नई-नई चर्चाएँ और शुरू हुई हैं महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर। और आने वाले समय में किस तरफ महाराष्ट्र की राजनीति की जाएगी, कि उसकी दिशा और दशा क्या होगी, और जो फैसला आज महाराष्ट्र के स्पीकर ने दिया है, उसके क्या राजनीतिक निहितार्थ हैं, क्या राजनीतिक मायने हैं, इसका फायदा शिंदे गुट को मिलेगा या उद्धव ठाकरे को लोगों की, और जो कहा जाता है सहानुभूति नहीं मिल रही है, शिवसेना कैडर उनके साथ है, क्या वह वास्तव में उनके साथ है, या और क्या उन्हें इसका फायदा मिल सकता है राजनीतिक तौर पर? इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ नागपुर से बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, उनका परिचय मैं आपसे करा देता हूँ। हमारे साथ विवेक देशपांडे जी नागपुर से हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और 30-35 साल लगातार उनका पत्रकारिता का बड़ा अनुभव है। और महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत भली-भांति वो जानते हैं, शिवसेना की राजनीति को भली-भांति जानते हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे आज जो फैसला आया है महाराष्ट्र के विधानसभा के स्पीकर के द्वारा, राहुल नार्वेकर के द्वारा जो फैसला दिया गया है, उसके राजनीतिक निहितार्थ क्या हैं? और महाराष्ट्र की राजनीति में इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? शिंदे गुट को क्या इसका फ़ायदा मिलेगा, या उद्धव ठाकरे को लोगों की सहानुभूति मिलेगी? जैसा राजनीतिक तौर पर जिस तरह से कहा जाता है कि जो उद्धव ठाकरे आरोप लगाते हैं शिंदे गुट ने हमारे साथ विश्वासघात किया है, तो किसके राजनीतिक निहितार्थ क्या हैं? इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज विवेक देशपांडे जी हैं, मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो विवेक जी, सबसे पहले तो जो आज विधानसभा स्पीकर ने जो फैसला दिया है, उसको आप किस तरह से परिभाषित करते हैं? किस तरह से आप उसे देखते हैं? हाँ, नहीं प्रशांत जी जो कुछ भी फैसला आया है वो अपेक्षा के अनुसार ही आया है। मतलब कोई किसी तरह से अप्रत्याशित कोई इस तरह का निर्णय आएगा नार्वेकर जी की तरफ से कि बिल्कुल शिंदे गुट को इल्लीगल करार दिया जाए, इस तरह की कोई अपेक्षा कोई नहीं कर रहा था। मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे भी इस तरह की कोई अपेक्षा नहीं कर रहे थे। क्योंकि जिस तरह से पूरा इस सरकार का कंडक्ट रहा है, जिस तरह से नार्वेकर जी ने इसको इतना लंबा खींचा है, इतना लंबा खींचने के बाद अभी इलेक्शन सिर्फ 2-3 महीने पर अगर आन पड़ा है, तो ऐसे समय वो किसी भी तरह से कोई ऐसा निर्णय देते जिससे जो रूलिंग अलायंस है शिंदे गुट यानी जो रियल शिवसेना अभी मानी जाती है वो बीजेपी और अजीत पवार वाला जो गुट है वो, तो ये इनके सरकार पर कोई बुरा असर हो इस तरह का कोई भी निर्णय आएगा ऐसा कोई किसी की अपेक्षा नहीं थी। अब इसका इसका क्या राजनीतिक अर्थ क्या निकाला जाए, राजनीति पर महाराष्ट्र की इसका क्या असर होगा, जहां तक ये सवाल है, मुझे लगता है कि ये जो 3 गुट अभी सरकार में है, उनके लिए तो ये एक ताकत देने वाला निर्णय ही है, क्योंकि वो साथ में बने रहेंगे। अगर डिस्क्वालीफाई हो जाते तो फिर बीजेपी शायद अकेली पड़ जाती, और अगर इनको डिस्क्वालीफाई करते तो फिर अजीत पवार के गुट को भी उन्हीं ग्राउंड्स पर डिस्क्वालीफाई करने का भी एक ऑप्शन था। मतलब वो भी हो सकता था, इस तरह की बात भी एक हो सकती थी। तो इसलिए अजीत पवार के गुट को भी बचाना है, शिंदे गुट को भी बचाना है, इस तरह से वो एक उसका जो रीजनिंग है, उसका जो लॉजिक है, वो इस तरह से है कि इसमें दोनों गट जो है वो दोनों बच जाएंगे, और ये जो सरकार है वो बनी रहेगी, और इलेक्शन तीनों इकट्ठा मिलकर लड़ पाएंगे। इस तरह का अभी एक इस तरह की एक सुविधा ये तीनों पार्टियों के लिए हो गई है। इसका जो भी ओरिजिनल शिवसेना है,
मतलब लीगली अभी तो ओरिजिनल शिवसेना शिंदे गुट को ही बोला जाएगा, लेकिन हमारे आम आदमी के दृष्टि से जो ओरिजिनल शिवसेना है, जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है, वो और एनसीपी का जो बचा हुआ गुट है, मतलब शरद पवार वाला, उनके प्रति क्या है, इसकी वजह से सिंपति जाएगी, तो सिंपति तो पहले से बनी हुई है, लेकिन देखिए ताकत तो कम हुई है। अगर शिवसेना से इतना बड़ा गुट अलग होता है और एनसीपी से भी एक बहुत बड़ा गुट अलग होता है, तो ताकत तो कम होती है। अब कितनी कम हुई है इसका अंदाजा हमें पता नहीं है, तो इलेक्शन में ही पता चलेगा, लेकिन कम तो हुई है। जो ओरिजिनल महाविकास आघाड़ी की ताकत थी, जब शिवसेना एक पार्टी थी, एनसीपी एक पार्टी थी, और कांग्रेस, इनकी जो इकट्ठा एक ताकत थी, वो ताकत तो कम हुई है। लेकिन क्या वो इतनी कम हुई है कि बीजेपी, शिंदे गुट और अजित पवार गुट की मिलकर जो ताकत है, उसको मैच नहीं कर पाएगी इलेक्शन में? ये हमें पता नहीं। इतने सारे एमएलए अजित पवार और इनके साथ में चले जाने के बाद भी अगर लोगों का रुझान, आम जनता का रुझान ज्यादा शरद पवार और उद्धव ठाकरे की तरफ है, तो फिर मुझे लगता है कि पलड़ा भारी रहेगा महाविकास आघाड़ी का। लेकिन वो भी बहुत बॉर्डर लाइन केस होगा, ऐसा मुझे लगता है। बहुत कड़ा मुकाबला महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। एक 1.5 साल पहले जब ये सारे इकट्ठा थे महाविकास आघाड़ी में, उस समय अगर कोई पूछता तो ये तो एक बहुत ही स्पष्ट बात थी कि उस महाविकास आघाड़ी, अगर बीजेपी महाविकास आघाड़ी के खिलाफ इलेक्शन में जाती है तो बीजेपी को महाविकास आघाड़ी मात दे देगी। इस तरह की स्थिति 1-1.5 साल पहले जब ये नई सरकार नहीं बनी थी, तब उस तरह की स्थिति थी। लेकिन अभी कांटे की टक्कर महाराष्ट्र में होगी आने वाले इलेक्शन में, इसके बारे में मेरे मन में तो कोई डाउट नहीं है। इससे ताकत मिली है, जो अभी फिलहाल जो रूलिंग अलायंस है उसको ताकत मिली है, इसमें कोई शक नहीं। जी, जी। जैसा आपने कहा कि रूलिंग अलायंस को ताकत मिली है, साथ ही जो प्रियंका चतुर्वेदी है, शिवसेना की सांसद है, उद्धव ठाकरे गुट की सांसद है, और तो उस पर उन्होंने आपत्ति जताते हुए प्रियंका चतुर्वेदी ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे अध्यक्ष नहीं है, तो उनके हाथ से जो साइन से जो सांसद हैं या विधायक हैं या पार्षद हैं, जो भी मतलब जितने भी डेलीगेट्स हैं, जनप्रतिनिधि, चाहे वो किसी भी स्तर के हों, तो वो भी अवैध है। तो इस तरह की जो एक नई परिभाषा आई है, इसके क्या मायने हैं? बिल्कुल, इसमें जो नार्वेकर जी ने जो अपने निर्णय में कहा है, वो कह रहे हैं कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन का वो हवाला दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 1999 की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वही कॉन्स्टिट्यूशन इसी के रिकॉर्ड पे है, इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड पे है। हालांकि उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से ये कहा गया कि उन्होंने 2018 में अमेंडमेंट किया है उसमें, और वो अमेंडमेंट बाकायदा इलेक्शन कमीशन को दिया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड पर कॉन्स्टिट्यूशन 1999 का ही है। इस तरह की कुछ बात नार्वेकर जी की तरफ से जब उन्होंने वो जजमेंट प्रोनाउंस किया, उस समय उन्होंने कही। तो अब ये जो अमेंडमेंट अगर दिया है, उसका लेटर भी दिया है इलेक्शन कमीशन को, तो क्या सिर्फ लेटर दिया है और अमेंडमेंट नहीं दिया? क्या ये जो अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या वो इस इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है? ऐसे कोई पार्टी इतनी बड़ी गलती कर सकती है क्या कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करे तो इलेक्शन कमीशन के पास अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन दे ही ना? ऐसा हो सकता है क्या? मुझे पता नहीं। अगर ऐसा है, इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास नहीं है, या फिर हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो 1999 का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये भी अपने आप में एक मिस्ट्री होगी कि अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन का फिर क्या हुआ। क्योंकि ये कह रहे हैं कि पुराने कॉन्स्टिट्यूशन में जो जिस तरह के पदों के नाम है, वो पदों के नाम अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन में बदल गए हैं। और चूंकि नार्वेकर जी ने बेस कॉन्स्टिट्यूशन 1999 का लिया है, वो ये वाला जो नॉमेनक्लेचर है, ये वाले जो नाम है, वो सारे वो कह रहे हैं कि इस तरह के कोई नाम ही नहीं है। ऐसा अगर है तो उसके बाद जो इलेक्शंस हुए, 2018 के बाद जो इलेक्शंस हुए, जो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में हुए, और एबी फॉर्म पार्टी की तरफ से जो लिया गया, उसमें जो भी जिनकी भी सिग्नेचर होंगे, उद्धव ठाकरे के सिग्नेचर होंगे, ये भी तो वो सारे इनवैलिड होने चाहिए। मतलब सारे ही लोगों के जो इलेक्शंस है वो इनवैलिड होने चाहिए। अब ये भी बहुत एक आश्चर्यकारक बात है कि दोनों गुट में से कोई डिस्क्वालीफाई नहीं हो, दोनों गुट लीगल हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई तो एक तो गुट इलीगल होगा। तो आपने उद्धव ठाकरे के गुट को इलीगल क्यों नहीं ठहराया? अगर और दूसरी बात यह है कि अगर कोई ओरिजिनल पार्टी है, अगर ये जो अपने शिंदे साहब है, इनकी पार्टी ओरिजिनल है,
अगर आपकी ओरिजिनल पार्टी है लीगली, तो आपको भाग जाने की क्या जरूरत थी? भाग तो वो जाएगा जिसकी ओरिजिनल पार्टी नहीं है। भागे कौन है? बिल्कुल बिल्कुल। सूरत कौन भागे वहां से गुवाहाटी? अरे आप अगर ओरिजिनल पार्टी है तो आप भागे क्यों? ये सारे सवाल जो है, इन सारे सवालों का जवाब भी मिलना आवश्यक है, और ये सारे सवाल जो है जनता के बीच में ले जाना जरूरी है। अगर महाविकास आघाड़ी को इस नार्वेकर जी के निर्णय को सही पर्सपेक्टिव में लोगों के सामने अगर वो रखते हैं, इस तरह के सवाल पूछते हैं कि भाई ओरिजिनल पार्टी कभी भाग जाती है क्या? तो ये बिल्कुल सही सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण है। सही है। अगर मेरी पार्टी ओरिजिनल तो मैं क्यों भागूंगा? उद्धव ठाकरे थोड़ी भागे हैं, वो नहीं भागे। भागे कौन है? शिंदे गुट भागा है, और वो भी सूरत गया और गुवाहाटी गया जहां बीजेपी के गवर्नमेंट थे, और आपने फिर बीजेपी के साथ में सरकार बनाई। आपकी ओरिजिनल पार्टी, तो भागने की जरूरत क्या है? इन सवालों के भी जवाब पब्लिक के बीच में जाके ये सवाल पूछने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह के सवाल, ये सवाल तो नार्वेकर जी के सामने था नहीं, इसलिए इसका जवाब तो वो देंगे नहीं। लेकिन ये सवाल पब्लिक के बीच में जाकर पूछना बहुत जरूरी है। तो इस तरह की, इसको किस तरह से लोगों के बीच में ले जाया जाए, इसके ऊपर भी महाविकास आघाड़ी का भविष्य जो है वो महाराष्ट्र में डिपेंड करेगा। आप लोगों को किस तरह से कन्विंस करेंगे कि ये जो निर्णय आया है वो पक्षपातपूर्ण है, ये निर्णय अन्याय करने वाला है, ये आप लोगों को कैसे समझाते हैं, इसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। आप सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं, ऐसा उन्होंने कहा। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा? अगर मान लीजिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट के तरफ से ही कुछ कोई निर्णय दे दिया, मतलब इसके समानार्थी कोई अगर निर्णय वहां पर भी आया, फिर तो आपकी क्रेडिबिलिटी पूरी खराब हो जाएगी। लोग तो यही कहेंगे भाई दोबारा अगर सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है तो इसका मतलब आप ही गलत होंगे। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जाने की गलती उद्धव ठाकरे न करें, और अभी ये पब्लिक के बीच में ले जाइए, पब्लिक के कोर्ट में ले जाइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाकर कोई इस बात की अपेक्षा रखना गलत है कि सुप्रीम कोर्ट आपके तरफ से कोई निर्णय देगा। जिस तरह का हमने पिछले कुछ सालों से जिस तरह के निर्णय आते हुए सुप्रीम कोर्ट से देखे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वो उद्धव ठाकरे की तरफ से कोई भी किसी भी तरह का पॉजिटिव निर्णय आए। इस तरह की अपेक्षा रखना ही गलत है। और ऐसा अगर होता है, सुप्रीम कोर्ट फाइनली नार्वेकर जी के इस मत पर अपना एक स्टैंप ऑफ अप्रूवल लगा देता है, तो फिर उद्धव ठाकरे जी की क्रेडिबिलिटी जो है, उनके गुट की क्रेडिबिलिटी जो है पब्लिक के बीच में कम हो जाएगी। इसलिए ये गलती वो न करे, अभी ये सारा जो मामला है पब्लिक के कोर्ट में ले जाए, इलेक्शन में ही इसके ऊपर एक इसका इशू बनाए, और लोगों को, जो लोगों की सिंपैथी बनी है उनके खिलाफ जो अन्याय हुआ है, उस सिंपैथी को बने रहने दे, ऐसा मुझे लगता है प्रशांत जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि उद्धव ठाकरे जी को अब जो उनके जो सहयोगी हैं या उनके पार्टी है, उनको कोर्ट और इस तरह की जो लड़ाई है या कानूनी दांव-पेच है, उससे हटके पब्लिक के बीच में जाना चाहिए, जनता के बीच में अपनी बात रखनी चाहिए, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है। तो चुनाव में क्योंकि मतदाता जिसका समर्थन करेंगे, असली एक तरह से असली पार्टी वही बन के रह जाएगी। और बहुत महत्वपूर्ण बात कही। वही इसी बात पे आते हैं, इसी प्रश्न पे हम आते हैं कि लड़ाई है अब जनता के बीच जाकर, जैसा आपने कहा कि जो आम शिवसेना का कैडर है, वो कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे के साथ एक दिखाई देता भी जुड़ा हुआ। तो ऐसे में जो राजनीतिक लड़ाई है, उसको किस दिशा में आप ज़्यादा देखते हैं कि उद्धव ठाकरे की सहानुभूति प्राप्त हो सकती है महाराष्ट्र की जनता की, शिवसेना के कैडर की? क्या लगता है आपको पूरे विषय पर? नहीं, सहानुभूति तो है, इसमें कोई शक नहीं। सहानुभूति है, इसीलिए तो महाराष्ट्र में जो बहुत सारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस है, बहुत सारी म्युनिसिपल बॉडीज है, जिनके इलेक्शंस 1 डेढ़ साल से इन लोगों ने लिए नहीं, क्योंकि देखिए ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं। अगर आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, तो आपको जो लोक निर्वाचित जो लोकल बॉडीज है, उनके इलेक्शंस आप क्यों नहीं ले रहे? वो सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स चला रहे हैं, जितने भी म्युनिसिपल काउंसिल्स कॉर्पोरेशंस है। बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन आप क्यों नहीं ले रहे? तो कहीं ना कहीं इनको भी अंदर से इस बात का डर है कि सिंपैथी कहीं उद्धव ठाकरे की तरफ न चली जाए। लेकिन ये क्या है कि आज का मरण कल पे ढकेलने वाली बात है। अगर उद्धव ठाकरे की तरफ से सिंपैथी बनी है, तो आप बंबई का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसका इलेक्शन कब तक आप पोस्टपोन करेंगे? क्या आप लेंगे ही नहीं कभी? तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी अंदर से इस बात के बारे में बीजेपी के मन में संदेह है कि क्या
ये जो उन्होंने करवाया है, जो स्प्लिट करवाया है शिवसेना में और एनसीपी में, क्या वो सचमुच उसका फायदा उनको जितना चाहिए उतना मिलने वाला है, या फिर ये इसका उल्टा असर होगा, या फिर पब्लिक जो है वो इनके खिलाफ जाएगी ये सब करने की वजह से? इसके बारे में अभी शायद बीजेपी के मन में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, इसीलिए ये सारे इलेक्शंस अभी भी होल्ड पर है। नागपुर भी उसमें एक है। तो करीब 146 है कुछ, जहां तक मुझे याद है, कुछ 150 के करीब करीब म्युनिसिपल बॉडीज के इलेक्शंस होल्ड पर है। वो तो आपके लिए एक बैरोमीटर होना चाहिए। वो तो पार्टी सिंबल पे लड़ा जाता है। जो पार्टी सिंबल पे नहीं लड़े जाते वो इलेक्शंस आप ले रहे हैं पंचायत में इधर उधर, और उसके बेसिस पे आप ये भी कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा तो बीजेपी को मिला है, जब पार्टी सिंबल पे नहीं है। ये तो पार्टी सिंबल पे होता है, आपके लिए बैरोमीटर है लोकसभा इलेक्शन से पहले कि आप कितने पानी में, क्यों नहीं लेते आप ये सारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन। इसीलिए नहीं लेते कि क्योंकि आपको कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि सिंपथी जो है ये शिवसेना के कैडर की और एनसीपी के कैडर की सिंपथी जो है वो शरद पवार और उद्धव ठाकरे के पक्ष में जा सकती है। तो आप आज की जो आपकी प्रॉब्लम है वो कल पर ढकेल रहे हैं, इस अपेक्षा में कि कल तक शायद स्थिति कुछ उलट जाए और बाजी आप मार सकते हैं। ऐसा कुछ आपका शायद गणित है, इसलिए आप ये सारे इलेक्शंस अभी भी आपने होल्ड पर रखे हुए हैं। प्रशांत जी। जी, जी, जी। जैसा आपने कहा कि कहीं न कहीं फीडबैक जो है बीजेपी नेतृत्व को या शिंदे गुट को, कि जो कैडर है वो कहीं न कहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ में है। और वही चिंता, जैसा आपने कहा कि इसलिए चिंता है कि वो चुनाव जो होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं समय से। तो ये जो पूरा गणित है महाराष्ट्र की राजनीति का, एक तरफ अजित पवार का गुट है, शिंदे गुट है और बीजेपी है। एक तरफ जो एनसीपी शरद पवार के साथ जो है या उद्धव ठाकरे के साथ जो है कांग्रेस, जो पूरा गुट है। इन जो एक मतलब जैसे 3-3 दल एक साथ दोनों तरफ हैं, दोनों पक्षों में। तो ऐसे में कौन-सी बढ़त पे आपको दिखाई देती है राजनीतिक तौर पर? महाविकास अघाड़ी जो बना था, तो उसके अगर राजनीतिक तौर पर देखें आज का निर्णय भी उनके फेवर में कुछ ज़्यादा दिखाई दे सकता है राजनीतिक तौर पर? क्या अब शिवसेना के मतलब ओरिजिनल शिवसेना है उसके उसके तरफ आप कह रहे हैं? जी, जी, पूरा महाविकास अघाड़ी जो है, कुछ उसका राजनीतिक रूप से कितना नहीं, वो उसका। मुझे मुझे तो ये लगता है कि जिस तरह से अजीत पवार को इन्होंने पार्टी में लिया, 4 दिन पहले प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि ये सबसे बड़ा स्कैम है, 70,000 करोड़ का स्कैम है और ये नेशनलिस्ट करप्ट पार्टी है वगैरह, इस तरह की बातें खुद प्रधानमंत्री कर रहे थे। उसके 4-5 दिन बाद आप उनको उप मुख्यमंत्री बनाते हैं और फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हैं। मतलब जिस आदमी ने करोड़ों रुपए के घपले किए हैं उसको आप फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हैं। तो ये इसका जो गलत मैसेज है लोगों के बीच में, इनको लगता है कि मोदी जी कुछ भी कर ले, लेकिन मोदी जी इतने पॉपुलर है कि मोदी जी आज ये एक बात और कल उसके एग्जैक्टली उल्टी बात भी करे तो भी लोग उस बात को तवज्जो नहीं देते। लोग सिर्फ मोदी जी की तरफ देखते हैं और मोदी जी कितना झूठ बोल रहे हैं, कितना सच बोल रहे हैं, इस बात का कोई अर्थ लोगों के लिए नहीं है। लोग सिर्फ मोदी जी से प्यार करते हैं, मोदी जी चाहे कुछ करे ना करे, इसलिए मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, कैन गेट अवे विद एनीथिंग। इस तरह के एक इसमें इस तरह की समझ पाल के रखी है बीजेपी ने और उसके चलते वो ये सब प्रयोग करते हैं कि हाँ क्या हुआ अगर 4 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कहा और अभी आज अजीत पवार को, लोग तो हमारे तरफ ही आएंगे। गलत तो है ये, सबको पता है गलत है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको ब्रेजनिंग आउट कहते हैं अंग्रेजी में, धड़ल्ले से करना। तो ये धड़ल्ले से करते हैं और उनको लगता है कि लोग जो है वो इस अभी देखिए महाराष्ट्र में ये जो इनकी वो कौन सी विकसित भारत संकल्प यात्रा जो प्रधानमंत्री का एक पेड प्रोजेक्ट, उसके रिपोर्ट्स महाराष्ट्र में अगर आपने पढ़े होंगे तो महाराष्ट्र के कई देहातों में इस यात्रा को लोग भगा रहे हैं, मतलब उसको खड़े नहीं रहने दे रहे, क्योंकि लोग पूछ रहे हैं ये मोदी सरकार क्यों लिखा है आपने, भारत सरकार क्यों नहीं लिखा, मोदी सरकार क्यों नहीं लिखा। और लोग जो अधिकारी इस यात्रा को लेकर गांव में जा रहे हैं, उन अधिकारियों के साथ में लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, इस तरह की रिपोर्ट है। इसका स्पष्ट मतलब ये है, ये स्पष्ट संकेत है कि लोगों के बीच में एक तरह से मोदी सरकार के खिलाफ एक वातावरण ऑलरेडी बना है। अब वो कितना इंटेंसिव है, कितना सर्वव्यापी है या नहीं है, ये हमें पता नहीं, लेकिन दिख तो रहा है।
इस तरह के जो रिपोर्ट्स आ रहे, कहीं ना कहीं मोदी सरकार के खिलाफ लोग मतलब क्या कहते हैं उसको, लोगों के मन में एक अविश्वास का भी वातावरण है। तो इसलिए वो शायद बीजेपी को इस बात की भनक लग गई है कि कहीं ना कहीं ये उलट सकता है। अगर वो डिस्क्वालीफाई कर देते तो भी उनकी क्रेडिबिलिटी जाने वाली थी। इसलिए किसी भी तरह से इनको क्वालिफाई करना, इनको डिस्क्वालिफिकेशन से बचाना, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया था कि व्हिप जो अपॉइंटमेंट है वो इन्होंने इलीगल किया है। अब व्हिप अगर इलीगल है इनका, तो पार्टी कहां से लीगल हो गई? मतलब ये सारे सवाल है, ये सारे सवाल जनता के बीच में ले जाने चाहिए। तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है। जी बिल्कुल ठीक बात है। तो आने वाला समय बताएगा कि राजनीति किस करवट बैठती है महाराष्ट्र की। लेकिन ये कि महाराष्ट्र की जो राजनीति है, काफी सारी संभावनाएं उसमें अभी भी बनी हुई हैं कि किस तरह से जो लोगों का रुझान है, जो शिवसेना कैडर है या एनसीपी का जो कैडर है, किस तरह से किसके साथ वो है, तो वो आने वाले समय की राजनीति भी को दिशा देगा महाराष्ट्र की। तो ऐसे में जैसे आपने कहा कि बीजेपी को है चिंता जरूर सता रही है कि अजित पवार के भी आने से, शिंदे के भी आने से वो उन्हें जन समर्थन या उनका कैडर का जो समर्थन है वो इन दोनों के साथ उन्हें दिखाई नहीं देता है। तो बीजेपी इस बात को अच्छी तरह महसूस कर रही है, जैसा आपने कहा कि, और इसी चिंता की वजह से जो राजनीतिक उठापटक महाराष्ट्र में, क्या कुछ और भी देखने को मिल सकती है? और भी एक जो फैक्टर चल रहा है महाराष्ट्र में फिलहाल, जो मराठा और ओबीसी वाला इशू चल रहा है, वो क्या मोड़ लेता है, उससे क्या अंदर लोगों के मन में क्या भावना है उसके बारे में, इसकी अभी कोई जानकारी नहीं है। अब हो सकता है पॉलिटिकल पार्टीज को अंदर से कुछ उसका फीडबैक हो, उनको ज्यादा पता है। लेकिन ओबीसी वर्सेस मराठा, ये जो एक बैटल महाराष्ट्र में खड़ा हुआ है, एक तरह का युद्ध खड़ा हुआ है, तो वो उसको बीजेपी किस तरह से टैकल करेगी? क्या वो मराठाओं से मराठा अगर नाराज हो जाए तो क्या बीजेपी अफोर्ड कर सकती है? अगर ओबीसी नाराज हो जाए तो क्या वो अफोर्ड कर सकती है? क्योंकि आखिर में इस सवाल का हल तो बीजेपी को ही निकालना है, सरकार तो उनकी है। इसलिए नेचुरल एडवांटेज जो है वो अपोजिशन को है, क्योंकि अपोजिशन को तो इसमें डिसीजन लेना ही नहीं है। अगर इलेक्शन तक मराठा रिजर्वेशन का इशू अगर आप सॉल्व नहीं करते और वो अगर फिर से उसमें अगर कोई आग फिर से लग जाती है, तो फिर उसका नुकसान तो बीजेपी को ही होगा, क्योंकि डिसीजन मेकर तो आप है, अभी आप सत्ता में हैं। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि इतने अनफोर्सीन फैक्टर्स महाराष्ट्र में भी काम कर रहे हैं, वो सारे किस तरह से कंबाइन होकर क्या इफेक्ट बनेगा उसका, ये मतलब एक बात तय है कि बीजेपी के लिए स्थिति बहुत कोई वॉक ओवर वाली स्थिति है, फिर बीजेपी फिर से अच्छी स्थिति में है महाराष्ट्र में, ऐसी कोई बात नहीं है। बीजेपी की स्थिति महाराष्ट्र में असमंजस की स्थिति है, नाजुक स्थिति है, और ये हो सकता है कि वो टक्कर बराबर महाविकास आघाड़ी को अच्छी टक्कर दे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जैसा पिछले बार हुआ था, 41 सीटें शिवसेना के साथ मिलकर उन्होंने ली थी, वो परफॉर्मेंस रिपीट करने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि इमेज भी खराब हुई है। बहुत सारे इश्यूज जो है उनके खिलाफ जाने वाले, जैसे मैंने कहा मराठा वर्सेस ओबीसी वाला इशू है, मराठा रिजर्वेशन वाला इशू है, और ये उद्धव ठाकरे और अजीत पवार शरद पवार की तरफ जो सिंपथी है, वो सिंपथी फैक्ट, ये सारी बातें जो है ये बीजेपी को उस तरह का सक्सेस मिलने से इस बार रोकेगी जिस तरह का सक्सेस उनको 2019 में मिला था, इसमें कोई शक नहीं है। जी जी। अच्छा, एक बात और कही जाती है विवेक जी इसमें कि जो अजित पवार जो है, जो वो भी मुख्यमंत्री की बड़ी महत्वाकांक्षा उनकी मुख्यमंत्री बनने की, साथ ही देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे बीजेपी का, आज वो डिप्टी सीएम है, तो उनकी भी कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा है। तो ये आपस के कुछ ऐसी महत्वाकांक्षा की टकराव भी आपस में इनमें तीनों नेताओं के बीच चल रहा है, ऐसी भी चर्चा कई बार आती है निकल के। नहीं, वो नाराज तो है, उनको मुख्यमंत्री बनना है, वो सब ठीक है, लेकिन अगर नहीं बनाया तो क्या कर लेंगे वो? अभी क्या कर लेंगे भाई? आपने अगर वो पार्टी छोड़कर आप इनके खेमे में शामिल हो गए तो अब क्या करेंगे आप? मतलब वो पतंग जो है वो डोर से कट गई है, तो अभी आपको तो जो भी आपको मिला है उसमें आपको समाधान अगर नहीं है तो आप कर क्या लेंगे? आपको तो इनके साथ ही अभी शादी हो गई है आपकी,
तो आप इतनी जल्दी तो डिवोर्स नहीं ले सकते। अभी शादी कम से बिल्कुल, कम बिल्कुल। आने वाले इलेक्शन में तो आपको इस शादी के साथ ही जाना पड़ेगा। आपके पास जी, जी, दूसरा जी। कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन नहीं। आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो जो शिवाजी महाराज की एक कहानी है, उसमें वो शेलार मामा एक उनके सेनापति थे। जब सैनिक लड़ने से मना कर रहे तो शेलार मामा ने वो जो एक रस्सी थी, जिस रस्सी से जो सैनिक है वो ऊपर आ सकते थे पहाड़ी पे, रस्सी तोड़ दी, तो नीचे उनको फिर लड़ना पड़ा। तो इस तरह से अभी इनका हो गया, इनकी रस्सी टूट गई है, इनको अभी वहीं रहना है जहाँ वो है, और जो भी मिलता है उसमें उनको समाधान रखना है, नहीं तो वो कर क्या लेंगे। जी, जी। बिल्कुल ठीक कहा। कार्यक्रम अंत में आते हैं और बड़ी आपने बड़ा विस्तृत विश्लेषण किया पूरे जो एपिसोड का, कि जो इंडिया गठबंधन है, उसको लेकर भी सीट शेयरिंग की चर्चा इस समय बड़ी जोरों-शोरों पे है और कि महाराष्ट्र में कहीं न कहीं अंडरस्टैंडिंग तीनों जो घटक दल हैं शिवसेना, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार की आपस में एक अंडरस्टैंडिंग बन गई है। और साथ ही कहा जा रहा है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो पुत्र हैं, प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी को इसमें कहीं न कहीं समायोजन इस गठबंधन में हो सकता है। तो ये क्या है चर्चा और उसके क्या मतलब क्या इसके अंदर निकल के आ रहा है सामने? सीट शेयरिंग का तो चल रहा है और वो शिवसेना 23 सीट मांग रही है। मुझे नहीं लगता उनको शिवसेना को 23 सीट देंगे। जो भी है वो हो जाएगा। वो अभी अभी तो ऐसा है कि अभी इस तरह की स्थिति, जैसा अजीत पवार और शिंदे गुट की मजबूरी है उनको किसी भी तरह से बीजेपी के साथ रहना है, वैसे ही शिवसेना की और शरद पवार जी की भी मजबूरी है, उनको किसी भी तरह से कांग्रेस के साथ रहना है। वो अभी अलग नहीं रह सकते। तो उनको किसी न किसी तरह से एडजस्टमेंट करना है। सीटों में कम ज़्यादा हो जाएगा, वो एडजस्टमेंट हो जाएगा। लेकिन वो प्रकाश अम्बेडकर वाली पार्टी है, वो भी इस आघाड़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, महाविकास आघाड़ी के लिए, क्योंकि वो भले ही वो मतलब कहीं जीत दिलाने के लायक नहीं है, उतनी उनकी ताकत नहीं है, लेकिन वो डैमेज कर सकती है अपोजिशन के जो भी विपक्ष है, मतलब महाविकास आघाड़ी का विपक्ष है ना, कांग्रेस, बीजेपी, और इनके प्रोस्पेक्ट्स को बिगाड़ सकती है, उतनी ताकत उनकी है। पिछली बार इलेक्शन वो बीजेपी के साथ मिलकर लड़ी थे, तो उन्होंने करीब 11 से 12 सीटों पर कांग्रेस एनसीपी के इसको नुकसान पहुंचाया था, कॉम्बिनेशन को। ये हुआ था पिछली बार। तो वो शायद वो जो उनका पोटेंशियल है कि वो विरोधी पार्टी को का प्रोस्पेक्ट जो है उसको खराब कर सकते हैं, उसको डेंट कर सकते हैं, उससे महाविकास आघाड़ी को फायदा होगा। वो काफी सारे वोट कम से कम उतने वोट तो ले ही सकते हैं जो कहीं न कहीं विक्ट्री की मार्जिन के लिए आवश्यक है। उतने 30-35 हजार वोट वो ले ही सकते हैं। तो उसके उस लिहाज से मुझे मुझे लगता है कि ये वंचित बहुजन आघाड़ी जो इनकी पार्टी है प्रकाश अम्बेडकर की, वो इनके लिए मददगार साबित हो सकती है महाविकास आघाड़ी के लिए। जी, जी, जी। जैसा आपने कहा कि प्रकाश अम्बेडकर का जो रोल है वो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है इंडिया गठबंधन के लिए। और इन्हीं बातों के साथ आज की चर्चा को विराम भी देते हैं। और आपने पूरे बहुत विस्तृत विश्लेषण किया है कि महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं प्रतिदिन, और आज खास तौर से जिस तरह से महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर ने जो फैसला दिया है उसके क्या राजनीतिक रूप से क्या मायने हैं, उसके राजनीतिक रूप से शिंदे गुट को या उद्धव ठाकरे गुट को क्या फायदा हो सकता है या क्या नुकसान हो सकता है, आपने पूरा सार्थक विश्लेषण किया है। और मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा जरूर पसंद आएगी। मैं आपका समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दर्शकों के लिए अपना समय दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। और मैं अपने सभी दर्शकों से भी आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहें। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत अभिवादन।